हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल पे केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं अभी 10th क्लास का केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कंप्लीट कर दिया था। उससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट आता है तो उस वीडियो के रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को दूर कर दूंगा। तो जैसा कि ये चैप्टर एंड हो जाने के बाद अब हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। नया चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल पे बने रहिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आज हमारा न्यू चैप्टर है, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल का आखिर आवश्यकता क्यों पड़ा। कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानिए कि उसका नेसेसिटी क्या था, इससे आपको वाई क्लियर हो जाएगा। तो साइंस में वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्चुअली में होता क्या था कि एलिमेंट का जैसे जैसे डिस्कवरी होते गया तो एलिमेंट का क्या देखा गया कि डिस्कवरी होने के बाद उनके प्रॉपर्टी में सर्टेन डिफरेंस था। कुछ का प्रॉपर्टी, कुछ का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है, किसी का लो है। इस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो होता था एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट था। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि मिक्सअप हो जा रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाए जिसके आधार पे ये सारे एलिमेंट जो तब तक जो भी डिस्कवर हुए थे उसको एक टेबल में सजा के रखा जा सके। जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होंगे उसको एक ग्रुप बना के रखा जाए और पीरियड बना के रखा जाए। जो बाद में अभी ग्रुप और पीरियड पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो उसका पार्ट है, ग्रुप और पीरियड। तो बेसिक में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ग्रोसरी शॉप पे भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक अलमीरा में वो क्या रखा रहता है, वॉशिंग सोप रहता है, तो एक में आपका नहाने वाला सोप रहता है, तो कहीं पे सर्फ रहता है, कुछ खाने, मतलब एक तरह से देख रहे होंगे कि हर जगह पे वो अलग अलग चीज़ को रखता है, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से रखता है। साबुन का प्रॉपर्टी अलग है, सर्फ का प्रॉपर्टी अलग है, खाने वाला आइटम को प्रॉपर्टी अलग है। तो एक ऐसा नहीं है कि सब मिक्स करके रखता है। तो इसी तरह से जैसे एक छोटे से दुकान में आप समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, उसी तरह से जब एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो उसमें भी काफ़ी रोल था। तो इस रोल को फुलफ़िल करने के लिए जो हमारे अर्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया और आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट का जो फेज था, कैसे कैसे वो बना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्रोबनेरर। उन्होंने ट्राइड्स दिया, मतलब अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको कहा जाता है ड्रोबनेरर का त्रिक नियम। ट्राइड मतलब त्रिक नियम, ड्रोबनेरर का ट्राइड्स जिसको बोला जाता है, ड्रोबनेरर का त्रिक नियम। इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर कौन सा, अगर हम लोग एलिमेंट को एटॉमिक मास इंक्रीजिंग, अगर एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सजाते हैं, अगर उसको मतलब एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन, चार, पाँच, छः इस तरह से रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो बाय द वे अगर ये 1 2 3 एलिमेंट है इस टाइप का, ठीक है, तो ये दो एलिमेंट है, तो जो थर्ड एलिमेंट बीच का जो एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा ये दोनों के मास के एवरेज के बराबर होगा। मान लिया ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 3 है, तो इसका जो मास होगा ये मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का मास और थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के बराबर होगा। तो उन्होंने इसी थ्योरी पे क्या बनाया था, ड्रोबनेरर का त्रिक नियम, जो ट्राइड्स बोलते थे, इसीलिए इसको ट्राइड्स बोला गया। इसी तरह से जैसे देखिए,
अब इसका मैं ये तो जस्ट मैं इन जनरल बताया, अब एलिमेंट के फॉर्म में मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे लिथियम को ले लीजिए, उसके बाद सोडियम को ले लीजिए, ठीक है। लिथियम सोडियम आपने ले लिया। आप लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है जानते होंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इस तरह से देखा गया कि जो तीसरा जो एलिमेंट होता है, तीसरा जो एलिमेंट मतलब दो एलिमेंट, जैसे 3 एलिमेंट को सजाए, 1 2 3 कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए। ये तो खैर इसमें तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली में ऑक्टेव रूल का, ये ऑक्टेव रूल का एग्जांपल हो गया। तो मैं ट्राइड रूल का एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए ट्राइड रूल में क्या हुआ था कि 3 एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कार्बन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, फिर आप कौन ले सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बाद कौन सा आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो उनके रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार, डोब्रेनर ट्राइड के अनुसार था कि इसका जो मास रहेगा वो ये दोनों के मास के एवरेज के बराबर रहेगा। कार्बन का कितना मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। एटॉमिक मास को क्या से डिनोट करते हैं बच्चों, ए से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि कार्बन का अगर हम लोग 12 लेते हैं, ऑक्सीजन का अगर 16 लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 लेते हैं, तो उस हिसाब से जो 3 मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं क्रमागत, मतलब 3 लगातार एलिमेंट का अगर जब हम लेते हैं तो जो बीच वाला एलिमेंट है ये दोनों के मास के एवरेज के बराबर होगा। तो इनका जो बेसिक प्रिंसिपल था यही था, इसीलिए इसको डोब्रेनर का त्रिक नियम बोला गया कि कोई भी 3 एलिमेंट अगर आप लीजिएगा तो उसका जो बीच का एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप समझ लीजिए इसको। देखिए ये तो था ये। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये ज़्यादा मतलब खोज नहीं पाए एलिमेंट को, इस तरह से ये ज़्यादा सजा नहीं पाए थे। ये बस जैसे ट्राइड बनाया, त्रिक नियम बनाया, तो इस तरह से ये 3 ही सीरीज बना पाए थे। यहाँ पे ये इन्होंने कितना एलिमेंट का सीरीज बनाया था, 3 एलिमेंट का सीरीज बनाया था। मतलब हर दो एलिमेंट तीसरे के एवरेज मास के बराबर होता था, लेकिन इन्होंने 3 के बारे में ही बता पाए थे। तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि इन्होंने एक स्टार्ट कर दिया था कि एलिमेंट को हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कुछ दिन बाद ये जो थ्योरी था ऑब्सोलेटेड हो गया, मतलब आउटडेटेड जिसको बोल सकते हैं, जिससे और एलिमेंट को फिर क्या किया गया, इस आधार पे नहीं बांटा गया, देखा गया कि इससे कुछ दिक्कत आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। देखिए इसमें क्या था, इसमें उन्होंने बताया, देखिए जितना भी था ये मैंने इससे पहले वाला भी बताया था, ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था। इसमें मतलब क्या था, एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम में रखने से इस तरह से हो रहा था। मतलब कार्बन, अब मैंने एक एग्जांपल बताया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। इसका एटॉमिक मास 12 था, इसका एटॉमिक मास 14 था, इसका एटॉमिक मास 16 था। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। और ये दोनों का एवरेज जो था, ये दोनों का एवरेज कितना होगा, वो इतना हो गया बाई 2। ये किसके बराबर हो, इसके बराबर। देखिए इस एग्जांपल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो थ्योरी था, मतलब बेसिस इसका क्या था, ऑक्टेव रूल, डोब्रेनर का त्रिक नियम का, तो वो एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजाने के बाद होता था। अब बच्चों देखिए हम लोग न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आते हैं, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से समझिएगा। देखिए इन्होंने बताया कि ठीक है, उन्होंने बताया था एटॉमिक मास पे और 3 एलिमेंट को। इन्होंने बताया कि हर एलिमेंट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो इसका जो प्रॉपर्टी होगा फर्स्ट का, वही 8 का होगा। इसको आप काफ़ी ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये काफ़ी समझने वाला चीज़ है, इसको अच्छे से समझिए।
इसका जो प्रॉपर्टी होगा इससे सिमिलर होगा, सेम नहीं होगा। सिमिलर बच्चों और सेम में डिफरेंस होता है, सिमिलर होता है सेम नहीं होता है। सेम हो गया तब तो फिर वही एलिमेंट हो गया। सिमिलर होता है मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर और सेम में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो देखिए इसका जो प्रॉपर्टी होगा, बाय द वे कोई एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है और मेल्टिंग पॉइंट अगर 120 है, बॉइलिंग पॉइंट BP अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेल्टिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसी तरह से इसका भी इसी सेम फैशन में, सेम मैनर में, सेम तरीके से क्या रहेगा, थोड़ा बहुत 2-4 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये भी वही रहेगा। तो उन्होंने इसको बताने के लिए एक रूल, मतलब संगीत का रूल कोई ईजाद किया। जैसे हम लोग जानते होंगे कि 7 स्वर होते हैं, क्या क्या होते हैं उसको मैं चलिए लिखता हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मैंने बताया था कि फिर से सा। तो इसी पे बताया गया था कि सा से हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए और फिर हमारा जो वो फिर सा आ गया। तो सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा आ गया। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि और भी एलिमेंट होगा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो फिर 8 एलिमेंट ऐड करेंगे तो जो होगा अगर 2 से स्टार्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा 10, 3 से स्टार्ट किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा उसमें 11, मतलब हर एक सिमिलर होगा। उसको फिर उन्होंने सजाया था। जब वो सजा रहे थे एलिमेंट को इस रूल पे, उस समय नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना था बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय कितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट था, मतलब कितना डिस्कवरी हो गया था बच्चों, 56। इसको आप नोटबुक में हाईलाइट करके लिखिए, ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड इन द थ्योरी ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो कितना एलिमेंट था बच्चों 56। तो ये आप उसको मेंशन कीजिए अपने नोटबुक में। तो 56 एलिमेंट था जिसको अगर उसको 8 से डिवाइड दे दिया जाए तो 7, यानी 7 बार ये रिपीट होगा, वो सिमिलर एलिमेंट मिलेंगे उसको सजा दिया जाएगा। तो ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था। ये भी क्या था, इंक्रीजिंग मास नंबर पे सजाने पे था। इंक्रीजिंग मास नंबर, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए, अभी जो मैं कुछ देर पहले एग्जांपल बताया था, अगर लिथियम है ठीक, और उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है बच्चों, 8 का अंतर है। तो इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगा। इसको कौन सा मेटल बोला जाता है बच्चों, अल्कली मेटल, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 1 होगा। 281 लिथियम का भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा 2 और 1 होगा, दोनों के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इन्होंने बताया था। अब लिथियम क्यों, इसके बाद अगर आप कार्बन लेंगे, कार्बन के बाद देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन हो गया बच्चा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, फिर क्या आ गया सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक और रख लीजिए 12 एल्युमिनियम, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 30, सिलिकॉन 14, सल्फ़र कितना हो जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा बच्चा इसके बाद 15। तो ये देखिए यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन और सिलिकॉन का जो प्रॉपर्टी होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। और आप देखते भी हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 4 होता है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 8 4 होता है। तो देखिए ये दोनों के ऑलमोस्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से आप और एलिमेंट को जंबल करके देख सकते हैं। यहाँ से लीजिए, उसके बाद 8 एलिमेंट जोड़ दीजिए। तो उन्होंने बताया पहले डोबनेरन था वो 3 एलिमेंट का कर रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा और उसको एक्सपेंड किया और 8 एलिमेंट तक ले गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे कैसे ग्रेजुअली थ्योरी बढ़ रहा है। लेकिन हर थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक होता है, और ड्रॉबैक होने के कारण उसको हम अवॉइड करके नया थ्योरी लाते हैं। जैसे अभी देखिए पहले का कंप्यूटर कमरे भर जितना बड़ा होता था, आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये भी मिनी कंप्यूटर है।
तो इसी तरह से इन्वेंशन होते गया और नया नया थ्योरी डेवलप होते गया। देखिए इसके बारे में मैं कुछ और बताता हूँ। ये देखिए ये अप टू कैल्शियम तक ही वैलिड होता है, मतलब जो इन्होंने थ्योरी दिया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। और अप टू कैल्शियम वैलिड अप टू, ये भी आप नोटबुक में लिख लीजिए, वैलिड अप टू कैल्शियम, मतलब एटॉमिक नंबर कितना 20 तक ही ये वैलिड होता है, मतलब लाइटर एलिमेंट में ही ये वैलिड होता था, लाइटर एलिमेंट्स तक ही ये वैलिड था, मतलब अप टू 20। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये तो था क्या, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये सारे गामा पाधा निशा पे बेस्ड था। इसका क्या किया गया कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा उसका सिमिलर प्रॉपर्टी इसका भी होगा, जो इससे मैच करेगा, इसी आधार पे उन्होंने डेवलप किया। और इस टाइम कितना था एलिमेंट मैंने बताया था 56 तक खोजा गया था। अब 56 किसका होता है बच्चों, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 56। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था वो कहाँ तक वैलिड था, थोरियम तक। एक्चुअली में ये थ्योरी कब डेवलप किया गया था, ये भी आप लिख लीजिए, 1877 में डेवलप किया गया था। उस समय कितना एलिमेंट था, 1866 में डेवलप किया गया था एक्चुअली, 86 में। और वो जो डोबनेरा ट्राइड रूल था वो सबसे पहले डेवलप किया गया था, कब किया गया था 1817 में, और ये कब किया गया था 1866 ईस्वी में। तो ये था इसका, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ्स रूल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस मेंडलीफ रूल मतलब मान के चलिए मेंडलीफ का योगदान जो था पीरियोडिक टेबल में अभी तक सबसे ज़्यादा माना जाता है मोज़ले के बाद। मोज़ले का तो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उनको तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ही बोला जाता है, लेकिन अभी मोज़ले। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडलीफ का। तो देखिए मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीफ का जो रूल था, इसमें इन्होंने क्या बताई, इनका भी वही था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग मास नंबर, ये भी क्या था बच्चों, इंक्रीजिंग मास नंबर पे। देखिए इंक्रीजिंग को मैं कैसे शॉर्ट में लिखता हूँ, इसको आप समझिएगा। ऊपर एरो करूँ और ING लिखूँ तो समझिएगा, इंक्रीजिंग मास नंबर पर ही ये बेस्ड था, मतलब इंक्रीजिंग मास नंबर पे ही इसको सजाया गया। और फिर उन्होंने एक थ्योरी दिया था, वो बताए थे कि ये जो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन किसका होता है, मास नंबर का, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर। ये किसका था, ये किसका बेसिस था एलिमेंट क्लासिफिकेशन का, ये था आपका मेंडलीफ का, इंक्रीजिंग मास नंबर पर था। और जो भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो किसका फंक्शन होता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है मास नंबर पे। अब बच्चों एक चीज़ और इसमें जान लीजिएगा, इस समय कितना एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया था बच्चों, 63 एलिमेंट्स। जब ये बना रहे थे तब 63 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुके थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में इसको स्टार मार करके लिख लीजिए। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ये वर्टिकल क्लासिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था पीरियड, इसको क्या बोला जाता था ग्रुप, ये ग्रुप्स था, ये पीरियड्स था। इसमें अभी आप जो देखते होंगे इसी टाइप का कुछ ऐसे बटा हुआ है, ऐसे है, और थोड़ा सा लेंथेनाइड डेट्सिनाइड उसको अलग रखा गया, उसको जब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो ये क्या था, ये था आपका पीरियड, ये क्या है आपका ग्रुप है। तो सबसे पहले जो पीरियड ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो आप बताइएगा, मेंडलीव ने दिया था। तो क्या क्या अभी तक इसमें मैंने बताया कि इंक्रीजिंग मास नंबर पे डिपेंड करता है, दूसरा है पीरियोडिक जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, पीरियोडिक फंक्शन किसका होता है बच्चों, मास नंबर का।
तब तक कितने एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था बच्चों? 63 एलिमेंट्स का। तो ये सबसे पहले पीरियड और ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चों? तो मेंडलीफ ने दिया था। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखा है, इसको हाईलाइट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए अच्छे से लैंग्वेज में, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो इसको आप इलाबोरेट करके आसानी से उसको बता सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा इनका जो प्रोस्पेक्टिव था, फॉरसाइटनेस था, दूरदृष्टि था, इन्होंने क्या किया था कि कुछ कुछ जो जगह था उसको वैकेंट छोड़ दिया था उस टाइम के, जैसे यहाँ हो गया। उन्होंने सोचा था कि जो भी एलिमेंट आगे फाउंड होगा उसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया था, एक्का। एक्का एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वन। जैसे आपने सुना होगा एक्का एल्युमिनियम, एक्का एल, एक्का सिलिकॉन, एक्का एसआई, इस तरह से। तो इन्होंने कुछ ऐसा ग्रुप वैकेंट छोड़ दिया था। मतलब कैसे आप घर बना के छोड़ देते हैं कि अभी हम लोग छोटा फैमिली है तो अभी नीचे रहेंगे, जब बढ़ेगा फैमिली तो फिर ऊपर भी रहेंगे, लेकिन कुछ का फ्यूचर प्लानिंग रहता है तो पहले से बना के छोड़ देता है। रह रहे होते हैं नीचे लेकिन ऊपर भी घर बना के छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का जो दूरदर्शिता किसने दिखाया था बच्चों? सबसे पहले मेंडलीफ ने दिखाया था। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था एटॉमिक मास के आधार पर, उसमें क्या किया था, कुछ ग्रुप को कुछ मतलब छोड़ दिया गया था खाली, कि जो एलिमेंट अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे उसको प्रॉपर्टी के आधार पे यहाँ पे रखा जाएगा। तो इनका काफ़ी अच्छा मतलब एफर्ट था क्लासिफिकेशन में। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए ये सारी बातें हो गई कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया। एक सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा था कि इन्होंने जो अपना थ्योरी है जो डेवलप किया था, ये बेसिकली दो एलिमेंट के रिएक्टिविटी पे किया था। कौन कौन एलिमेंट था वो बच्चों? एक था आपका हाइड्रोजन, एक था आपका ऑक्सीजन। ये दो ऐसे एलिमेंट थे जिनको बेसिस मान के इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन क्या HCl बनाता है और उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन इन्होंने देखा जैसे Na2O भी बनाता है। तो इस तरह से इन्होंने देखा था कि ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं ये ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसको बेसिस बना के वो पीरियोडिक फंक्शन जो मैंने बताया था मास नंबर, उसका बेसिस क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। तो ये भी बात आप ऐड कर लीजिएगा, कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा सकता है। तो ये सारा चीज़ क्या था मेंडलीफ के बारे में। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इसका लिमिटेशन के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर लिमिटेशन क्या था। लिमिटेशंस देखिए, आखिर ये जो पीरियोडिक टेबल है अभी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता, ऑब्सोलेटेड है अभी जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि इन्होंने इनर्ट गैस के बारे में सबसे ज़्यादा विवाद था। इन्होंने हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन को एग्जैक्ट जगह नहीं मिला था इनके पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन को सही स्थान इन्होंने नहीं दिया था। इसको आप स्टार मार करके अपने नोटबुक में लिखिए कि इन्होंने हाइड्रोजन को सही। इसका क्या था कि मैंने अभी क्या बताया है, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन क्या है Na2O भी बना रहा है। तो इस आधार पे इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ब्रॉड है। तो उस आधार पे इसको कहाँ पे रखा जाए एक्चुअली में सही तरीके से इसको बता नहीं पाए थे और अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाए थे। ये क्या नहीं दे पाए थे? सही जगह नहीं दे पाए थे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या हो गया? हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाना। इसके बाद जो दूसरा था, इन्होंने क्या किया था, इसके बाद क्या हुआ कि एक चीज़ तो था कि उस टाइम इनर्ट गैस नहीं था, जब इनर्ट गैस बहुत बाद में खोजा गया तो उसके लिए भी इन्होंने उसमें जगह नहीं बताया था, लेकिन इसको तो एक अलग ग्रुप में ही रखा गया तो उससे प्रॉब्लम नहीं आया। ये तो चलिए रिजॉल्व हो गया। उसके बाद क्या आया? पहला हाइड्रोजन, दूसरा इनर्ट गैस। उसके बाद एक प्रॉब्लम आया कि इन्होंने आइसोटॉप के बारे में कुछ बात नहीं किया था। आइसोटॉप के बारे में इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ बात नहीं किया था। और एक और था कि ये जैसे मैंने क्या बताया था कि ये जो है इंक्रीजिंग मास नंबर पे ये भी बेस्ड है पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो इन मास इंक्रीज हो रहा था वो रेगुलर फैशन में नहीं हो रहा था। रेगुलर फैशन में नहीं हो रहा था,
मतलब रेगुलर फैशन बोलने का मतलब है कि इंक्रीजिंग मास पे हम बोल रहे हैं, लेकिन जो लाइटर मास है, जैसे देखिए इसमें आ गया था दिक्कत, क्वार्ट और निकेल में आ गया था। क्या होता है, क्वार्ट का जो है मास नंबर 58 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 1 रख लीजिए। इसका क्या होता है 57 पॉइंट समथिंग, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसको पहले रखा गया क्वार्ट को, निकेल को बाद में रखा गया। तो जब हम इंक्रीजिंग मास के आधार पर रख रहे हैं तो पहले निकेल को रखना चाहिए था और फिर क्वार्ट को रखना चाहिए था। तो ये निकेल और क्वार्ट वाले में कन्फ्यूजन हुआ, इंक्रीजिंग मास पे नहीं रख पाए। निकेल और क्वार्ट में इंक्रीजिंग मास वाला जो कॉन्सेप्ट था ये वायलेट हो गया, मतलब टूट गया। तो निकेल और क्वार्ट वाला के कारण, वायलेट होने के कारण एक चीज़ इसमें ये भी जुट गया कि रेगुलर इंक्रीजिंग मास पे जो इन्होंने थ्योरी दिया था वो खुद ही वायलेट हो जा रहा है, ये क्वार्ट और निकेल के कारण। क्वार्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है CO 27, निकेल 28। आप इसको ऐसे याद रखते हैं CO 27। देखिए कई बार लोग आइसोटॉप और आइसोबार में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइसोटॉप मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक, सेम एटॉमिक, सेम एटॉमिक मास। तो इसको आप शॉर्ट में इसे याद रखिए, लास्ट में क्या है, बार। तो हिंदी भाषी लोग बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, बार यानी भार, यानी भार बराबर हो तो आइसो बार होगा, बार यानी भार। हालांकि होता तो मास है, लेकिन बार यानी भार। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगा। आइसोटॉप यानी सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार यानी सेम एटॉमिक मास। तो देखिए इनके जो क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस, इनर्ट गैस वाला प्रॉब्लम आ गया, आइसोटॉप आ गया, और रेगुलर फैशन में जो मास था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो ये 4 लिमिटेशन के कारण मोज़ले ने फिर सोचा कि जो अभी पीरियोडिक टेबल है इसको फिर से और फर्दर बढ़ाया जाए और अच्छे से एलिमेंट को रखा जाए। तो यहाँ तक मैंने जो भी इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था, ये तीनों रूल के बारे में वो मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका कन्फ्यूज़न को आपको दूर कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए। मैं अभी एक शेड्यूल जारी करने वाला हूँ कि जैसे अब 10th का एग्ज़ाम का डेट भी आ ही चुका है, बहुत पहले ही आ गया है, 2021 में 15 फरवरी से है। तो मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा कि किस आधार पे मैं आपका केमिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूँ। केमिस्ट्री का तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट है, इसके बाद तो केमिस्ट्री ख़त्म ही हो जाएगा, ये लास्ट ही चैप्टर है। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स में एंटर करूँगा, तो फिर मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको बता दूंगा अपने शेड्यूल में कि किस तरह से मैं अपना आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। एक बार जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर से न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसमें फिर से आपका थ्योरी का फिर से मैं रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा। इस तरह से आप अगर चैनल पे बने रहते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आज इस वीडियो के यही तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दूसरे तक भी इसको शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, धन्यवाद।